हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग चर्चा करेंगे सेट नंबर 7 में, जिसमें इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज पर। तो चलिए बिना देरी के हम लोग सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल हमसे पूछा गया है। इसमें हमसे पूछा गया है कि बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग क्या है, ये हमको बताना है, ठीक ना। यानी कि सिनोनिम्स आपको बताना है एक तरह से। यहाँ पर दिया हुआ है के ओस, दिया हुआ है के ओस। के ओस का मतलब जो होता है आपका, के ओस का मतलब होता है गड़बड़ी या अव्यवस्था, आप कह सकते हैं। अव्यवस्था आप इसे कह सकते हैं। अव्यवस्था या गड़बड़ी होता है हिंदी मीनिंग। के ओस का मतलब होता है अव्यवस्था या गड़बड़ी, ठीक ना। और इसका सिनोनिम्स हमको बताना है, ठीक ना। तो चलिए इसे मिटा लेते हैं ताकि यहाँ पर थोड़ा सा जगह बन जाए। केओस का मतलब मैंने आपको बताया कि अव्यवस्था या गड़बड़ी होता है। और इसका सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स जो होता है आपका डिसऑर्डर भी होता है। इसका सिनोनिम होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, ठीक है। डिसऑर्डर के अलावा इसका सिनोनिम्स आपका होता है डिसएरे भी होता है। डिसएरे, DISARRAY होता है। डिसएरे, ARRAY, डिसएरे भी होता है। आपका डिसहारमोनी भी होता है। डिसहारमोनी भी होता है। DISHHAR, हारमोनी, MONY, डिसहारमोनी भी होता है, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ डिसहारमोनी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। इसे इरेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है केओस। केओस का मतलब गड़बड़ी या अव्यवस्था होता है। इसका सिनोनिम से पूछा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा डिसहारमोनी, डिसएरे या डिसऑर्डर होता है, ठीक ना। आपका और भी होता है, जैसे मेहम होता है, ये सब होता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 22 नंबर दिया हुआ रिलिएबल। रिलिएबल दिया हुआ 22 नंबर में, ठीक ना। रिलिएबल का मतलब होता है भरोसेमंद या भरोसा योग्य होता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है, यहाँ पर लिख देते हैं भरोसेमंद होता है। रिलिएबल का मतलब होता है भरोसेमंद, इसका हिंदी मीनिंग होता है, ठीक ना। इसका सिनोनिम्स का अगर हम बात करें तो पहले इसमें इसे इरेज कर लेते हैं। इसका सिनोनिम्स आपका हो जाएगा, इसका जो रिलिएबल का सिनोनिम्स होता है आपका ऑथेंटिक होता है, डिपेंडेबल होता है। यहाँ पर रिलिएबल का आपका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक, TIC, ऑथेंटिक होता है। डिपेंडेबल भी होता है, डिपेंडेबल भी होता है, ठीक ना। डिपेंडेबल भी होता है, ऑथेंटिक भी होता है, डिफिनिटिव भी होता है, स्टेबल भी होता है, STABLE, स्टेबल भी होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ स्टेबल, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का 22 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इससे पहले इसे हम इरेज कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट सवाल को हम इसे थोड़ा सा अच्छा से समझ सके, ठीक ना। देखिए यहाँ पर जो 23 नंबर सवाल दिया है, इसमें हैम्पर दिया हुआ है, ठीक ना। हैम्पर का जो हिंदी मीनिंग होता है, हैम्पर का हिंदी मीनिंग होता है बाधा डालना। हैम्पर का मतलब होता है हिंदी में बाधा डालना। बाधा डालना हिंदी मीनिंग होता है, ठीक ना। अब देखिए परमिट तो होगा नहीं, परमिट तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, क्योंकि परमिट का मतलब होता है अनुमति देना। बी भी नहीं होगा, पुश मतलब धक्का देना। फैसिलिटेट भी नहीं होगा, क्योंकि फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बनाना। फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बनाना, यानी ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से छट चुका है। तो ब्लॉक बचा ऑप्शन नंबर डी, यही आपका राइट आंसर होगा। वैसे भी ब्लॉक मतलब भी होता है बाधा डालना, हैम्पर का मतलब मैंने बताया बाधा डालना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा अपोजिट मीनिंग बताना है। इंथुजियाज्म आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना। इंथुजियाज्म का मतलब आप जानते होंगे, ये बहुत इजी वर्ड है, अक्सर देखने को सुनने को मिलता है। इंथुजियाज्म उत्साह होता है इसका मतलब। इसका उल्टा क्या हो जाएगा उत्साह का, इसका उल्टा बताना है। तो उत्साह का उल्टा हो जाएगा आपका आलस।
उत्साह का उल्टा आपका हो जाएगा आलस, ठीक ना। आलस के लिए क्या होता है, लेजीनेस, यानी इसका एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा लेजीनेस, लेजीनेस हो जाएगा। लेजीनेस के अलावा आपका एपैल्थी भी हो जाएगा, APALTHY, एपैल्थी भी हो जाएगा। इसके अलावा आपका लेथार्जी भी होता है, लेथार्जी। चलिए थोड़ा सा हम इसे इरेज कर लेते हैं ताकि यहाँ पर लिख सकें। लेथार्जी भी हो जाएगा इसके लिए, ठीक ना। इंथुजियाज्म का एंटोनिम्स आपका हो जाएगा लिथार्जी, LETHARGY, लेथार्जी भी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 के बाद 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल में दिया हुआ है वुलनेरेबल। वुलनेरेबल का आपका जो हिंदी मीनिंग होता है वो आपका होता है कमजोर या असुरक्षित, भी आप इसे कह सकते हैं, असुरक्षित, असुरक्षित या कमजोर होता है। वुलनेरेबल का मतलब होता है असुरक्षित या कमजोर होता है, हिंदी मीनिंग, ठीक ना, असुरक्षित या कमजोर होता है। इसका एंटोनिम्स बताना है, यानी कि सुरक्षित होगा, इसका असुरक्षित। वुलनेरेबल का मतलब होता है असुरक्षित या कमजोर, इसका एंटोनिम्स मतलब कि आपका मजबूत यानी सुरक्षित होगा। क्या मजबूत या सुरक्षित के लिए क्या क्या हो सकता है, तो देखिए मजबूत या सुरक्षित के लिए आपका हो जाएगा इनवुलनेरेबल, हो जाएगा IN, इन लगा दीजिए। अब बाकी वही VULNERABLE, इनवुलनेरेबल हो जाएगा, ठीक ना, यानी सुरक्षित हो जाएगा। आपका इसका सिक्योर भी हो जाएगा। सुरक्षित मतलब क्या होता है, सिक्योर भी तो होता है ना, सिक्योर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ भी है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्योर। चलिए नेक्स्ट नंबर यानी 26 नंबर सवाल देखते हैं। इससे पहले इसे इरेज कर लेते हैं। 26 नंबर सवाल में हमसे दिया हुआ है अलर्ट, यहाँ पर दिया हुआ अलर्ट का मतलब ही होता है अलर्ट यानी सतर्क। अलर्ट का मतलब ही होता है सतर्क, ये आप तो जानते होंगे। सतर्क का उल्टा लापरवाह हो जाएगा, सतर्क का उल्टा लापरवाह हो जाएगा, जो कि आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा है, केयरलेस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि यहाँ पर दिया है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया है, ठीक ना, सब्सटीट्यूटेड वर्ड दिया हुआ है। यहाँ पर पहला सवाल जो दिया हुआ है कि फेवरेटिज्म ग्रांटेड इन पॉलिटिक्स और बिजनेस टू रिलेटिव्स, यानी कि पॉलिटिक्स और बिजनेस में रिलेटिव्स का गारंटी के बात बोला जा रहा है। मतलब यहाँ पर भाई भतीजवाद की बात किया जा रहा है, भाई भतीजवाद का बात किया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है। और जहाँ पर भाई भतीजवाद चाहे पॉलिटिक्स या बिजनेस की बात हो, अगर पॉलिटिक्स में भाई भतीजवाद है या किसी भी क्षेत्र में, तो वो होता है नेपोटिज्म, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है कि अ पर्सन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, यानी क्वाइंस को कलेक्ट करने वाला क्वाइन कलेक्टर को क्या कहते हैं, तो क्वाइन कलेक्टर ऑप्शन में दिया ये नहीं होगा, बल्कि क्वाइन कलेक्टर को कहा जाता है, जो कलेक्ट करता है क्वाइन, उसे कहा जाता है नुमिस्मेटिस्ट कहा जाता है, नुमिस्मेटिस्ट कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो आपको दिख रहा है, जो दिया हुआ है आपको ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं पक्षियों के अध्ययन करने वालों को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहता है। फिलाटेलिस्ट कहते हैं स्टाम्प इकट्ठा करने वालों को फिलाटेलिस्ट कहते हैं, ठीक ना। क्वाइन कलेक्टर यानी क्वाइन कलेक्ट करने वालों को कहा जाता है आपका नुमिस्मेटिस्ट कहा जाता है, नुमिस्मेटिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखने से पहले इसे इरेज कर लेते हैं। 29 नंबर सवाल में हमसे पूछा गया कि अ सप्लीमेंट टू अ विल, अ सप्लीमेंट टू अ विल, यानी कि वसीयत का दूसरा रूप, वसीयत का दूसरा रूप या कोड पत्र भी आप कह सकते हैं। और कोड पत्र का आपका होता है अंग्रेजी में कोडिसील होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फरलफ नहीं होगा, फरलफ ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फरलफ का मतलब होता है थोड़े दिन की छुट्टी, FURLOUGH का मतलब होता है थोड़े दिन की छुट्टी। और देखिए एडजंट, यानी ऑप्शन नंबर बी में जो है एडजंट, एडजंट का मतलब होता है सहायक, यानी ये भी नहीं होगा। इफ्यूजन, इफ्यूजन यानी सी में जो दिया है आपका इफ्यूजन, इफ्यूजन का मतलब होता है बहाव, बहाव भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है
अ सप्लीमेंट टू अ विल, मतलब कि आपका इसका होता है कि वसीयत का दूसरा रूप, यानी कि कोड पत्र, यानी कि कोडिसील। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसे हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ताकि आसानी से ये इसे पढ़ा जा सके। देखिए सवाल नंबर 30 जो दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा गया है देख लेते हैं। इडियम्स फ्रेज का सवाल दिया हुआ सवाल है कि इफ दी वेयर नोइंग अबाउट द क्रैप्स, और कॉमा के बाद दिया दी वुड नॉट हैव डिसाइडेड टू पिकनिक देयर। देखिए यहाँ पर जो दे दिया है, और ऑप्शन भी देख सकते हैं लास्ट में, नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो इडियम्स फ्रेज का तो बोला है हेडिंग ऊपर 30 से 32 के लिए, 30 से 32 के लिए तो बोला है इडियम्स फ्रेज का, बट ये जो 30 नंबर जो सवाल है ना, ये इडियम फ्रेज का नहीं बल्कि ये टेंस का सवाल दे दिया है, ठीक ना। ये टेंस का सवाल दे दिया है आपका, इसमें क्लॉज दिया हुआ है, ठीक ना। जब कंडीशन लगा देखे यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज दिया हुआ है ना, कंडीशन लगाया कि इफ लगाया हुआ, तो इफ दी वेयर नोइंग अबाउट द क्रैप्स, आगे दिया है अगला सेंटेंस दिया कि दी वुड नॉट हैव डिसाइडेड। वुड और हैव का यूज किया है, वुड और हैव का यूज किया है सेकेंड सेंटेंस में। तो जब सेकेंड सेंटेंस में वुड और हैव का यूज करता है, तो कंडीशनल सेंटेंस जो होता है जिसमें इफ लगा हुआ है, पहला सेंटेंस जो कंडीशनल है, इसमें क्या होगा, इसमें आपका लगेगा हैड प्लस भी थ्री का प्रयोग होगा। क्या होगा, हैड, हैड प्लस भी थ्री का प्रयोग होगा। और हैड प्लस भी थ्री यानी कि वेयर नोइंग के जगह पर हैड नोन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आपको हैड नोन दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सवाल आपको ग्रामर बेस्ड पूछ दिया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ग्रामर बेस्ड पूछ दिया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसे हम ऊपर कर लेते हैं, इसे ऊपर कर लेते हैं ताकि ये दिख सके। यहाँ पर 31 नंबर सवाल जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ साइंटिफिक नॉलेज इज नो लॉन्गर अ क्लोज्ड बुक इन दिस 21st सेंचुरी। देखिए अ क्लोज्ड बुक एक इडियम्स फ्रेज है। अ क्लोज्ड बुक जो है एक इडियम फ्रेज है, इसका मतलब ही होता है गुप्त रहस्यमय, ये सब होता है, रहस्यमय होता है। अ क्लोज्ड बुक का मतलब होता है गुप्त रहस्यमय होता है, यानी कि अब मिस्ट्री की बात कर रहा है, मिस्ट्री की बात कर रहा है, किसका, MYSTERY, मिस्ट्री की बात कर रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ अ मिस्ट्री, अ मिस्ट्री, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर साफ साफ आपको दिया हुआ है ना कि साइंटिफिक नॉलेज इज नो लॉन्गर अ क्लोज्ड बुक, यानी क्लोज्ड बुक इन दिस 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में मतलब ये रहस्यमय चीज नहीं हो सकता, कोई साइंटिफिक नॉलेज जो है ये रहस्यमय थोड़ी लंबे समय तक रहा जा सकता है आजकल के ज़माने में 21वीं सदी में। ये इसलिए यहाँ पर बताना आपको इडियम्स फ्रेज, यानी कि अ क्लोज्ड बुक का मीनिंग बताना है ना आपको, तो इसका मीनिंग होता है मिस्ट्री, यानी अ मिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए हुए अगला सवाल देखते हैं, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि ये सवाल क्लियर दिख सके, विजिबल हो, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 32 नंबर सवाल दिया कि इंडियन इंग्लिश हैज कम ऑफ एज एंड हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ लेजिटिमेट कैटेगरी द वर्ल्ड ओवर, ठीक ना। देखिए इसका समझिए, साफ साफ पढ़िए कि इंडियन इंग्लिश हैज कम ऑफ एज एंड हैज बीन एक्सेप्टेड एज ए, क्या, एज ए लेजिटिमेट कैटेगरी द वर्ल्ड ओवर, ठीक ना। तो लेजिटिमेट आपको दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है लेजिटिमेट, इसका मतलब होता है हिंदी में कि वैध है। क्या होता है, वैध है। जो हमारा इंडियन इंग्लिश जो है, जो इंडियन इंग्लिश जो है, जो इंडियन इंग्लिश जो है, ये क्या है, वैध है वर्ल्ड लेवल पर, मतलब कि लेजिटिमेट है, मतलब सही है, ठीक है, वैध है। यानी यहाँ पर कोई भी वर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया डायरेक्शन है 33 से 37 के लिए। यहाँ पर 33 नंबर सवाल आपको दिख रहा है, बाकी सवाल आपको नेक्स्ट पेज में दिखेगा। देखिए यहाँ पर आपको एप्रोप्रिएट वर्ड आपको बताना है। यहाँ पर देखो माई सिस्टर बॉट द डैश वॉच, द माई सिस्टर बॉट द क्या, एंटीपैथी वॉच हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए एंटीपैथी वॉच होगा, बिल्कुल नहीं होगा, एंटीपैथी वॉच नहीं होगा। माई सिस्टर बॉट द
एंटिक वॉच हो जाएगा, प्राचीन वॉच, या आप एंटिक मतलब अनोखी वॉच भी कह सकते हैं। एंटिक मतलब प्राचीन भी होता है और अनोखा भी होता है। जो प्राचीन होता है वो तो अनोखा ही होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी का अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इससे पहले थोड़ा इसे हम बड़ा कर लेते हैं ताकि ये स्पष्ट दिख सके, विजिबल हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 34 नंबर सवाल जो दिया हुआ है, इसमें बोला कि सी डैश वाई आई हैड नॉट सेंट हर एन इन्विटेशन। सी डैश क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। सी टोल्ड वाई आई हैड नॉट सेंट हर एन इन्विटेशन, ये आपका हो जाएगा टोल्ड। ग्रांटेड, डिजायर्ड, डिनाइड ये सब बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि टोल्ड यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 35 नंबर सवाल है। यहाँ पर दिया हुआ है 35 नंबर सवाल में कि हिल स्टेशंस लाइक दार्जिलिंग एंड नैनीताल ऑफर डैश, मतलब क्या ऑफर किया, टू वियरी टूरिस्ट ड्यूरिंग समर, यानी समर के दौरान जो हिल स्टेशन होता है, जैसे कि दार्जिलिंग की बात हो रहा है या नैनीताल की बात हो रहा है, दार्जिलिंग एंड नैनीताल में ऑफर किया जा रहा है टूरिस्ट को समर के दौरान, गर्मी के दौरान ऑफर किया जा रहा है। क्या ऑफर किया जा रहा है, तसल्ली ऑफर किया जा रहा है, तसल्ली दिया जा रहा है, ठीक ना, यानी सोलेस हो जाएगा। क्यों, यहाँ एक्टिविटी नहीं होगा, ऑफर नहीं होता, एड नहीं होता है, स्ट्रेन ये सब ऑफर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। आपको तसल्ली वहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, तसल्ली आपको दिया जा रहा है, मतलब ऑफर मतलब दिया जा रहा है, तसल्ली दिया जा रहा है टूरिस्ट को समर के दौरान, ठीक ना। हिल स्टेशन पर जैसे लाइक दार्जिलिंग एंड नैनीताल की यहाँ पर बात किया गया, तो यहाँ पर सोलेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 35 के बाद 36 नंबर देखेंगे, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं ताकि ये आसानी से विजिबल हो। अब देखिए 36 नंबर सवाल में जो दिया हुआ है कि द स्पोर्ट्स मिनिस्टर डैश द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफिशियल्स दैट ऑल हेल्प विल बी गिवन टू देम टू कंडक्ट द टूर्नामेंट, यानी टूर्नामेंट कंडक्ट कराने के लिए, कंडक्ट होने के लिए क्या कर रहा है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है क्या कर रहा है, ऑफिशियली वो क्या कर रहा है, आश्वासन दे रहा है। देखिए कोई भी मिनिस्टर जो होगा टूर्नामेंट होने के लिए क्या करेगा, वो आश्वासन ही देगा ना। यहाँ पर ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है एस्योर्ड दिया हुआ है। एस्योर्ड का मतलब ही होता है आश्वासन देना, यानी यहाँ पर आपका एस्योर्ड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हो जाएगा द स्पोर्ट्स मिनिस्टर एस्योर्ड द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफिशियल दैट ऑल हेल्प विल गिवन टू देम टू कंडक्ट द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट कंडक्ट कराने के लिए, कंडक्ट करने के लिए वो एसोसिएशन दे रहा है, यानी एस्योर्ड कर रहा है, एस्योर्ड कर रहा है, एसोसिएशन दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे इरेज कर लेते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि सवाल क्लियर विजिबल हो। यहाँ पर 37 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है कि द टीचर आस्क्ड अस टू राइट आवर आंसर्स, यानी टीचर जो है ना, टीचर आस्क्ड अस टू राइट आवर आंसर, यानी कि टीचर हमें मतलब उत्तर को स्पष्ट रूप से लिखने की बात यहाँ पर कह रहा है, ठीक ना। यहाँ पर चलिए इसे इरेज करके फिर से बताते हैं। यहाँ पर है द टीचर आस्क्ड अस टू राइट आवर आंसर्स, आंसर जो है ना, उत्तर जो है, हमारे उत्तर को लिखने की बात कर रहा है, पूछ रहा है, वो क्लियर स्पष्ट लिखने के लिए कह रहा है, ठीक ना। यानी कि स्पष्ट, यानी कि यहाँ पर लीजिबली बोल रहा है, लीजिबली बोल रहा है, ठीक ना। लीजिबली आपका हो जाए, लीजिबली का मतलब होता है कि जिसे पढ़ा जा सके, लीजिबली का मतलब होता है जिसे पढ़ा जा सके, पढ़ा जा सके, ठीक ना, मतलब आसानी से पढ़ा जा सके, इसलिए बोल रहा है कि द टीचर आस्क अस टू राइट आवर आंसर लीजिबली, लीजिबली मतलब जिसे पढ़ा जा सके, साफ सुथरा लिखना, स्पष्ट लिखने की यहाँ पर बात कहा जा रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 38 से 40 नंबर सवाल में हमसे मिसपेल्ड वर्ड पूछा है, ठीक ना, मिसपेल्ड वर्ड पूछा है। देखिए क्राइटेरिया जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसीलिए ये नहीं होगा, आपको गलत बताना है। सॉलिटरी भी सही लिखा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है सी नंबर जो आपको दिया हुआ है, तो सी नंबर में लीजिबल देना था उसको, ठीक ना, लीजिबल में डी लगा दिया है, डी हटा दीजिएगा तो सही हो जाएगा, यानी ये गलत दिया हुआ है, गलत ही पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लीजिबल। देखिए अभी आपको हम यहाँ पर बताते हैं लीजिबली, लीजिबली, तो लीजिबली से ही लीजिबल बना हुआ है ना, तो यहाँ पर डी नहीं होगा, बस हो जाएगा
GIBL एलिजिबल, यही आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसे इरेज कर देते हैं ताकि अगला सवाल इजीली हम लोग इसे एक्सप्लेन कर सके, ठीक ना। यहाँ 39 नंबर जो दिया हुआ है, 39 नंबर में आपका दिया हुआ हॉस्पिटैलिटी, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ हॉस्पिटैलिटी, ठीक है ना। और हॉस्पिटैलिटी जो आपका दिया हुआ है यही आपका गलत है। देखिए हॉस्पिटैलिटी में आई दे दिया है, जबकि लास्ट में आई की जगह वाई होना चाहिए था। सब ठीक है, HOSPITALIT ठीक है, आई की जगह यहाँ पर लास्ट में वाई होता तो ये राइट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी गलत दिया है, गलत ही बताने, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल 40 नंबर सवाल जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपका सीरियल दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। टनल भी सही लिखा हुआ है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। और रस्टल भी सही इसलिए नहीं होगा, विस्टल हो जाएगा। विस्टल में क्या होगा, WHISTLE विस्टल होता है, WHISTLE विस्टल होता है। एच छोटा हुआ इसलिए ये गलत है, गलत ही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और लगन के साथ राइट डायरेक्शन में स्टडी करते रहिए।